अभी तक आई गेस आप सभी ने सुन लिया होगा इस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के बारे में। आज चर्चा करते हैं क्या है ये पॉलिसी, और मैं बड़ा ब्रीफ रखूंगा इस सेशन को, जहां मैं बस आपको बहुत जल्दी बता दूं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजों को आपको याद रखना। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में फीचर करने वाले हैं जहां करंट अफेयर्स कैन बी अ सब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है ये पॉलिसी? तो दिस इज नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी। द नेम हैज इट। एक ऐसा पॉलिसी जिसके जरिए हम इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसको एक टाइम पे कर सकते हैं, एक प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, जो इवेंचुअली हमारे मैन पावर के ऊपर जो प्रेशर रहता है बहुत सारे इलेक्शंस कराने का उसको कमाएगा, एंड ऑब्वियसली बहुत सारा मनी भी हमारा सेव कर सकता है, स्टेट के कॉफर्स को बचा सकता है फ्रॉम एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो आपको बार बार इलेक्शंस में होते हैं। बट ये तो गवर्नमेंट का साइड है, जो गवर्नमेंट कह रहा है और जो शायद आप लोग बार बार सुन रहे हैं। बट क्या है ये पॉलिसी, कैसे इसकी चेंजेस आएंगे, क्या इंपैक्ट्स ये ला सकता है स्टेट और सेंटर के रिलेशन में, उन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट पहली चीज जो मैं आपको चाहूंगा आप जो ध्यान रखो इसके बारे में वो ये है कि दे बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 18 दिसंबर को 2024 को इन द लोकसभा, एंड इन फ्यूचर इस पे फिर वोटिंग होंगी। एंड क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो देयर इज अ कोरम जिसको आपको फुलफिल करना होगा, एंड देन ओनली ये बिल आपका पास हो पाएगा। क्या है वो, कौन कौन सी कंट्रीज है जो इस पॉलिसी को ऑलरेडी अपना रखी है, किन कंट्रीज में ये कारगर साबित हुआ, कहां ये फेल हो रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। एंड अगेन, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप और ऐसे वीडियोस चाहते हैं। मैं इस बारे में और भी कई सारी लीगल और करंट अफेयर्स की टॉपिक पे डिस्कशन कर सकता हूं। तो बिना समय गवाए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। ये वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है जिसके जरिए सरकार सारे इलेक्शंस को एक टाइम फ्रेम में एक टाइम पे करवाने की कोशिश करेगी। एंड ये 129th अमेंडमेंट बिल बन गया है हमारी लोकसभा में प्रेजेंट किए जाने वाला। ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके लिए 50% की मेजॉरिटी चाहिए थी जो अभी की गवर्नमेंट कर पाई, एंड फाइनली इस बिल को 18 दिसंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्या है ये? देखिए, गवर्नमेंट का अगर सुने तो उनके हिसाब से ये बस एक पॉलिसी है जो हमारे इंडिया में सारे इलेक्शंस को एक टाइम पे करवा देगा। आपको मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो आपको याद होगा, आपने कभी गौर किया होगा कि हमारा एक जो जनरल चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन 5 साल पे एक बार, जिसमें हम अपने एमपीज को चुनते हैं, पीएम्स को चुनते हैं, वो आपको 5 साल में एक बार तो होता है, बट उसके साथ साथ मल्टीपल अदर स्टेट्स में आपको चुनाव सालों भर चलती रहती हैं और हर साल कहीं ना कहीं और आपको चुनाव देखने को मिलता है। उन चुनावों में हम अपने सीएम और एमएलए का चयन करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दो टाइप के चुनावों के कारण इंडिया में हर साल आपको 1 से 2 चुनाव देखने को मिल जाते हैं। उसी को स्ट्रीमलाइन करने की प्रक्रिया में मोदी सरकार अभी इस बिल को इंट्रोड्यूस करी है, एंड इन फ्यूचर कोशिश में होगी कि इस बिल को वो पास करे और इसको कानून बना सके। ना, सबसे पहले क्या उनका मेन आर्ग्यूमेंट है अबाउट और इन favor of the bill, so that is कि it is going to reduce the cost that currently we spend as an expenditure on elections each year। मोदी सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक साइमल्टेनियस इलेक्शन करा दे जहां एक ही बार में एक आदमी जाए, वो एमपी का भी पर्चा भरे, वो एमएलए का भी पर्चा भरे, और वन टाइम में हमारे कंट्री से लेके जो हमारे स्टेट के सीएम हैं दोनों का चुनाव हो जाए। अब इसमें क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है? तो पहली बात कि इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इंडिया में ऐसी चीजें होती थी। आप अगर शुरू का पार्ट और पीरियड देखो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो 1951 से लेके 67 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुए, जिन इलेक्शंस में ऑब्वियसली कांग्रेस हमेशा टॉप पे रहता था क्योंकि दैट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टी बैक देन। बट व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर कि सम ऑफ द स्टेट्स had to face a dissolution of their legislative assembly before completion of the 5-year term. And then after we saw in India how the coalition system evolved and it went on to achieve its peak during those times. So after 1967, this hodgepodge kind of a system evolved where we see every day a new election or some election is going on either in this state or in that state. So now, apart from that, what the government has proposed that they are going to set an appointment date, and that date is going to be in 2029. So by 2029, with the electoral cycle, they will implement this system, which essentially means कि जिनका भी 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले स्टेट का चुनाव हुआ
उस गवर्नमेंट को 5 साल से ज्यादा का वक्त मिलेगा, क्योंकि मान लो 2028 में उनका 10 ईयर खत्म होता है, 5 साल का पीरियड खत्म होता है, बट 2029 इज द साइकिल वी आर अडहियरिंग टू, तो उनको 1 साल एक्सटेंशन मिल जाएगा अपने काम में। और कुछ स्टेट होंगी जो लोकसभा के बाद चुनाव लड़े हैं, जहां पे स्टेट असेंबली के चुनाव, उन स्टेट्स को 1 साल पहले 2 साल पहले भी अपना 10 ईयर अपना पीरियड गंवाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो फेडरल नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्वाजी फेडरल ही सही बट जो फेडरलिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड, उसको वायलेट करेगा या उस पर इफेक्ट जरूर डालेगा, क्योंकि एक तरीके से एक सेंट्रल की सरकार स्टेट की सरकार को 1 साल पहले 2 साल पहले सस्पेंड कर रही है। इन अपार्ट फ्रॉम दैट, मोदी गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टू इंट्रोड्यूस दिस बिल despite of the fact that they are not enjoying the majority that they had in the previous tenure, in the previous period when they were the ruling government. So just in the previous Modi Sarkar, if you look into it, they had 303 seats in Lok Sabha, which has gone down to 240. So it will be a hard task, arduous task for them to actually pass the bill. As we all know, it's a constitutional amendment bill, and so it will require at least 2/3 of the majority of the House to be passed, which again at this stage of time it seems not feasible, but let's see what happens in future. Now there are multiple other countries which has this system, which has adopted this system and have been successful doing so. Like there is South Africa, there is Sweden, there is Germany, there is also Belgium, Indonesia, Philippines and Japan. So these are some of the countries where this system is actually working in a good manner. But then again, there are a few examples where you see the adverse effect of this kind of a political system or electoral system. And I guess all of you must have guessed it by now which country we are going to name. Country is rightly Pakistan, where also we see a simultaneous election going on, but you know the nature of the government and the nature of the election there. So with all this in mind, I think you are agreed to read into the issue, to have to form your opinion about it. But if you want a detailed discussion on the same, if you want to know my opinion on the same, comment in the comment box and I will be happy to record a full-length video about the same topic. Thank you everyone. We'll meet again in the next video. Till then, like, share and subscribe.